हाय फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कैसे हमारा जो पड़ोसी देश है अपने आप में एक फेल्ड डेमोक्रेसी है। और फेल्ड डेमोक्रेसी का कहने का ये मतलब है कि जहाँ हमारी कंट्री में जैसे ही हम आज़ाद हुए, जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ, हम आज़ाद हुए, एक नई कंट्री बने, पहला हमारा अटेम्प्ट ये था कि हम कैसे अपने आप, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। वही हमारा पड़ोसी मुल्क अभी भी जो कॉलोनियल एक्ट थे उसके अकॉर्डिंग पे चल रहा था, और उसको 9 साल लगे पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बना, कॉन्स्टिट्यूशन कभी लगा ही नहीं। जहाँ पे हमने 1950 के अंदर पहला जनरल इलेक्शन और 51 में पहला जनरल इलेक्शन कराया, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड को लगा था कि कहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन इलेक्शन कंडक्ट करा सकती है, लेकिन हमने पूरे वर्ल्ड को ऐसा बोला कि नहीं भाई हम तो करा लेंगे, और हमने कराया। जबकि वही हमारा पड़ोसी मुल्क, उसको लगे 23 साल पहला जनरल इलेक्शन कराने में, और उस जनरल इलेक्शन के बाद आपको बता दूं, उसी जनरल इलेक्शन के बाद एक नई कंट्री बन गई जिसका नाम है बांग्लादेश आज। तो इसी तरह से मैं आपको, मतलब आज मेरा पहला पार्ट है, इसका पर्पज़ ये समझाने के कि पहला जनरल इलेक्शन उन्होंने कराया एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंट्री। पूरी प्रोसीजर को समझेंगे, पूरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझेंगे कि क्या कब कैसे हुआ। और ये स्टोरी रहेगी 1971 तक, जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया। उसके बाद की कहानी अगले स्टोरी, अगले वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए मैं। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो देखिए भाई, हम 1947 में हम दोनों आज़ाद हुए। एक नई कंट्री हमारी भारत या इंडिया बनती है, दूसरी पाकिस्तान बनती है। पर्पज़ क्या था, किस बेसिस पे बनती है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। रिलीजन के बेस पे। ये बात एक और आपको बता देना चाहता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। देखिए, पाकिस्तान बनाने के लिए अगर पाकिस्तान को समझते होंगे तो पाकिस्तान में आज भी एक फ्यूडल सिस्टम चलता है। फ्यूडल सिस्टम मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता हमेशा से बनी हुई है। आप बोलोगे नहीं हमारे यहाँ पे भी तो बनी हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं है जिस तरह का सिस्टम पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो सोच है ना, वो पाकिस्तान की सोच कुछ जो चुनिंदे लोग हैं उनकी है। जैसे कि सिंध के अंदर जो पढ़े लिखे लोग रह रहे उनकी सोच थी, जो वहाँ के पंजाब के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे भाई, जो जमींदार लोग थे, जो नवाब लोग थे, उनकी सोच थी वो ईस्ट बंगाल की सोच नहीं थी। करेक्ट। ईस्ट बंगाल मतलब जो भी बांग्लादेश बना था उसकी उतनी बड़ी सोच नहीं थी। बलूचिस्तान जो आज उनका हिस्सा बना हुआ उनकी सोच नहीं थी। वो सोच थी सिंध और पंजाब के जो लोग हैं उनकी सोच थी वो। इसीलिए आज भी पंजाब जो और सिंध का वहाँ पे बोलबाला है, वहाँ की गवर्नमेंट में, वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के जो जितनी भी छोटी मोटी प्रोग्रेस है ना, वहाँ की मिलिट्री में, इन्हीं का बोलबाला है। बाकी एरिया तो दबे हुए हैं। तो ये है पाकिस्तान। और आपको पंजाब की वैल्यू, जो उनका ये जो पंजाब वाला एरिया है उसकी वैल्यू तब समझेगी जब आपको कुछ डेटा मैं बताऊंगा। जैसे कि वहाँ की इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम की है ना, उसका 50 to 60% वो पूरे पंजाब से आता है, जो पंजाब उनका है। और 60% या 70%, 60 to 70% जो पाकिस्तानी जॉब्स हैं वो उनके पास है। 50% ज़्यादा जो पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उसकी 50 से ज़्यादा % पॉपुलेशन जो रह रही है वो पंजाब और सिंध में रह रही है। तो कहने का मतलब है कि पंजाब और सिंध का जो बोलबाला है, जो आप कराची देखते हो, कराची सिंध का पार्ट है। जितनी भी आप बड़ी बड़ी सिटीज़ ले लो, आपने सुना होगा। क्वेटा को छोड़ दो बस, क्वेटा आपने सुना होगा, बलूचिस्तान की कैपिटल है। बाकी जितने भी आपने सुना होगा, लाहौर आपने सुना है वो पंजाब में आता है, रावलपिंडी आपने सुना है, इस्लामाबाद आपने सुना है, जितनी भी आप बड़ी बड़ी सिटीज़ आपने सुनी है। ज़्यादा करके वहीं पे टेस्ट क्रिकेट मैचेस होते थे, हम तो ज़्यादा करके उसी से जानते हैं पाकिस्तान को। मतलब जब होते थे तब, अभी भी होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कभी तो चल ही रहा है, होगा, देखेंगे कब होगा। तो हमें वो सब के सब पंजाब और सिंध में आते हैं। क्या कभी ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैच कराएंगे? हिम्मत है इनके अंदर कराने की? क्या ये लोग कभी जाके क्वेटा में कुछ कराएंगे? नहीं करा सकते यार, उन्होंने कुछ डेवलप ही नहीं किया उस एरिया को। क्योंकि इनकी खुद की जो पावर, जो हसल है ना, जो पावर का सोर्स है, वो पंजाब और सिंध में बैठा है बस। बस और पंजाब और सिंध में। इसीलिए इमरान खान ने 2 साल पहले बोला था कि पाकिस्तान कहीं 3 टुकड़ों में बट ना जाए। और सच में मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि बट जाएगा इन फ्यूचर। तो चलिए उस पर नहीं जानते हैं। एक फेल्ड कंट्री तो वैसे है वो, लेकिन अभी यहाँ पे फेल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें अपने आप को सीमित करते हैं। चलिए, अब इन्होंने क्या किया, देखो वैसे नहीं, हमने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 2 साल काम किया है। जब तक 1950 में हमारा पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ था, 26 जनवरी 1950 तक, हमने भी इसके अकॉर्डिंग काम किया, कोई बात नहीं आखिरकार। लेकिन हमने पहला क्या काम किया, वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान हमारा पहले आया, उनका संविधान कब आ रहा है? 1956 में। अब उससे पहले भी अटेम्प्ट किए गए संविधान लाने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या क्या अटेम्प्ट थे। भाई उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। वैसे लियाकत अली खान ने हमारे आज़ादी में भी काफ़ी बड़ा योगदान जो रहा है थोड़ा बहुत दिया है। लियाकत अली पैक्ट भी हमने साइन, मतलब एक तरह से प्रपोजल था वो, एक आ रखा था, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ही था वो। ओके, तो ये बाद में पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे इनको भाई पीएम का दर्जा मिल रहा था, पीएम बन गए। इनके पहले गवर्नर कौन थे आपको पता ही होगा, जिन्ना साहब, जो इनके फाउंडिंग फादर हैं, फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं वहाँ पे। एक मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसको सबसे बड़ा डर इंडिया से था, क्योंकि इंडिया अटैक करके ले ना ले। मिला, अरे कितना माइंड वॉश करेंगे ये लोग, कितना माइंड वॉश करेंगे ये लोग अपनी जनता का, समझ में नहीं आता मुझे। पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि मतलब उन्होंने अपनी हिस्ट्री और अपने आर्टिकल्स कैसे लिखे हुए हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई लियाकत अली खान ने प्रपोज क्या किया। लियाकत अली खान ने पहले प्रपोज किया कि यहाँ पे एक ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान। आपको पता होगा वेस्ट पाकिस्तान मतलब आपका अभी का करंट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। उन दोनों को इक्वल प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उर्दू को उन्होंने बोला स्टेट लैंग्वेज होगी। पहली बात, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो बोलता है बांग्ला लैंग्वेज, बंगला बोलिए आप उसको, जो बोलिए, बंगला लैंग्वेज हो गई। और उर्दू वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। वही आपको बताया ना मैंने कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन सिर्फ कुछ एरिया तक सीमित है, बाकी एरिया पूरे बंजर हैं। तो ये दोनों जो उनके प्रपोजल थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। ये उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था 1949 में, 1949 में पहला अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, एक पहल थी इनकी। अब ऐसा तो नहीं था, बिकॉज वही रीज़न है इसको एक्सेप्ट ना करने के लिए। दूसरा प्रपोजल भी दिया गया। दूसरा प्रपोजल था कि 2 पार्लियामेंट बनाएंगे। एक पार्लियामेंट कहाँ रहेगी भाई? एक पार्लियामेंट वर्क करेगी वेस्ट पाकिस्तान में, दूसरी पार्लियामेंट वर्क करेगी ईस्ट पाकिस्तान में। उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कोई वर्ड नहीं थे, वहाँ पे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया जाता था। अब 2 पार्लियामेंट रहेंगे, लेकिन सारे के सारे पहले वाले, जैसे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान और उर्दू एज ए स्टेट लैंग्वेज, दोनों मेंटेन रहा है वैसे, तो आखिरकार इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2 प्रपोजल हो गए, 1952 तक है। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं, अभी यहाँ तक 2 लोग ऊपर जा चुके हैं। पहले मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो मर चुके हैं, और लियाकत अली खान को असैसिनेट किया जा चुका है। अब यहाँ पे आ चुका है पावर वैक्यूम। यहाँ पे कोई लीडरशिप इनकी ढंग की नहीं है अभी, ठीक है? ये बात भी आपको बता देना चाहता हूँ मैं। जो लियाकत अली खान की आप बातें कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये 1951 में ही चले गए, इनको टपका दिया गया। और जिन्ना साहब मर चुके हैं। उन्होंने जिस पर्पज़ से, जिस हिसाब से कंट्री बनाई, वो कंट्री में वो जी भी नहीं पाए। सबसे बड़ी आयरनी तो वो है। चलिए, यही होता है जब छीन के लोगे तो। चलो अब बात करते हैं बोगरा फार्मूला। अब बोगरा फार्मूला क्या है भाई? मोहम्मद अली बोगरा साहब थे, उनके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। अभी इनके जो भी, अभी देखिए, अभी भी इनके 1935 के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, और ये कहानी अभी बोगरा फार्मूला आएगा 1953 में। इन्होंने सोचा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करते हैं, एक नया फ्रेमवर्क लाते हैं, जिससे कि हम अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, नए तरीके से शुरुआत करें, नया इलेक्शन कराएं। देखिए अभी तक इलेक्शन भी नहीं हुआ है, एक जनरल इलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। 6 साल हो गए अभी तक, 1953 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पर्पज़ वही था, बैलेंस सिस्टम होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा है, मतलब बांग्लादेश की ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका मतलब बांग्लादेश को ज़्यादा सीट मिलेगी इस फॉर्मूला के हिसाब से। अगेन वही होगा यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला? अपर हाउस, जैसे हमारे यहाँ पे होता है राज्यसभा, वहाँ पे हर एक प्रोविंस से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि यूएसए में होता है। यूएसए में 50 स्टेट हैं, और उनके जो अपर स्टेट है वहाँ पे हर स्टेट से 2 सीट्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे 10 सीट रहेगी, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा अपर हाउस में। हमारे यहाँ पे अपर हाउस में भी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ही होता है रिप्रेजेंटेशन, जैसे राज्यसभा होती है ना हमारे यहाँ पे, तो राज्यसभा में भी वही सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन अभी तक हमने नहीं दिया है। लोअर हाउस में उन्होंने बोला कि भाई बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रहेगा। हमारे यहाँ पे भी लोअर हाउस में बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन है, और अपर हाउस दोनों में है। हमने हर जगह पे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ही रखा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि लोअर हाउस में क्या रहेगा, ये इनका प्रपोजल है, अभी प्रपोजल मानेंगे नहीं, सिर्फ प्रपोजल है। वैसे प्रपोजल में बोला है कि लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन जितनी भी प्रोविंस है भाई। तो 165 सीट्स किसको मिलेंगी? ईस्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है।
वेस्ट पाकिस्तान 135 सीट, पॉपुलेशन कम है। इनका प्रपोजल था। अगेन सेनेट में 10 सीट रहेगी, एक तरह से पेरिटी लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए। चलिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा हमारा, और उर्दू और बांग्ला दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टेट लैंग्वेज, सिर्फ उर्दू को नहीं। यही था, एक तरह से बराबरी की बात अब कर रहे हैं, एक तरह से रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वहाँ से भी ऑटोनॉमी की बात उठ ही रही थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान अगर इधर है तो ईस्ट पाकिस्तान इधर है, दोनों में इतने का फासला था, बीच में इंडिया है, हमारा भारत, प्यारा भारत। तो अगेन ये लोग डिस्टेंस का भी तो फासला है ना एक, तो ये सब ध्यान में तो रखना पड़ेगा, इनको इज्जत तो देनी पड़ेगी, इनकी डिमांड तो माननी पड़ेगी। इनकी ये पहली बात, एथनिसिटी के हिसाब से भी तुमसे पूरी तरह अलग है, करेक्ट। तुम पठान, ये बंगाली, इनकी तुम्हारी लैंग्वेज अलग, इनकी लैंग्वेज अलग, तो इंपॉर्टेंस तो देना पड़ेगा। और तुम चाहते हो यहाँ बैठे बैठे तुम सत्ता चला लो और इनको तुम दरकिनार कर दो, कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि बराबरी दी जाए, तो इन्होंने ये प्रपोजल दिया था, लेकिन प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया एक तरह से। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक और चीज़ आती है 1953 में। 1953 में जो फॉर्मूला आता है ना, वैसे ये फॉर्मूला तो मैंने जब बलूचिस्तान का इशू पढ़ाया था उसमें भी बताया मैंने, 1 यूनिट प्लान लाया गया वहाँ पे बोला गया कि जितने भी प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ पे है प्रोविंस के नाम पे, हमारे यहाँ पे स्टेट कहा जाता है उनको, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये प्रोविंसेस हैं हमारे, ऐसे 28 प्रोविंस हमारे हैं। तो वैसे पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंस थे, उन्होंने बोला कि प्रोविंस वाला कंसेप्ट हटा दो, अब क्या करो कि वेस्ट पाकिस्तान एज ए यूनिट और ईस्ट पाकिस्तान दूसरा यूनिट, ये पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, 2 यूनिट रहेंगे, दोनों यूनिट को इक्वल सीट्स रहनी चाहिए, 1 यूनिट फॉर्मूला रहेगा हमारा। ये फॉर्मूला लाया गया बराबरी के लिए, लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा इससे और ज़्यादा टेंशन ही क्रिएट हुई इनकी। ये इन्होंने बोला, यहाँ तक कि बलूच जो थे, जो बलूचिस्तान, उनका जो एक अलग से 40% की जो टेरिटरी है, 40 to 45% की टेरिटरी है, वो लोग नाखुश हो गए कि हमको तुमने क्यों वेस्ट पाकिस्तान में ऐड कर लिया, हमको तो अलग से ऑटोनॉमी चाहिए। जो इमरान खान बोल रहे थे ना 2 साल पहले कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में बटेगा, तो पाकिस्तान बताऊँ कौन से 3 हिस्सों में बटेगा? पहला हिस्सा बलूचिस्तान का मिलेगा, दूसरा हिस्सा पश्तूनिस्तान का मिलेगा, पश्तून लोगों का अपना है जो खैबर पख्तूनवा के साथ अलग हो जाएंगे, और तीसरा हिस्सा पंजाब का, जिसकी गवर्नमेंट है अभी, जहाँ पे गवर्नमेंट बैठती है, वो हिस्सा अलग हो जाएगा। मेरे को तो लगता है 14 सिंध भी अलग हो जाएगा, लेकिन चलिए ठीक है, वो तो बात की बात है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं 1956 में क्या हुआ भाई। अब ये वाला जो प्रपोजल था, जो प्रपोजल इन्होंने लाया था 1953 में, बोगरा फार्मूला, वो वर्क नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ इसके ऊपर। तब अगला फार्मूला देखते हैं और अगली चीज़ देखते हैं। यहाँ पे अगेन वैसी गवर्नमेंट चल रही है उनकी, प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है और काम चल रहा है। अब 1956 में पहली बार यहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है। आज़ाद कब हुए हैं? 1947 में। 1956 की बात कर रहे हैं, तब तक हमारा पहला हमारा ये भी ख़त्म हो चुका है, 5 ईयर प्लान भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम 1951 में से लेके 1956 तक हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था नेहरू जी द्वारा। और यहाँ पे इनकी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ही बना नहीं है, ना इलेक्शन हुआ है, हमारी गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ठीक है। इलेक्शन हमारी इधर दबा के हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे इधर सब सही चल रहा है। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ ना, जब बोलते हैं ना कि पाकिस्तान भाई पाकिस्तान बना है, तो मैं कंपैरिजन बताता हूँ कि भाई हमारी कंट्री ने कैसे आगे बढ़ी है और तुम्हारी कंट्री कैसे चल रही है। चलिए अब बात करते हैं भाई 1956 में जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने सब पार्टियों को साथ में लिया और बोला कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं। और उन्होंने पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और सही बताऊँ ये कॉन्स्टिट्यूशन लगा भी नहीं, ये बिल्कुल वर्क नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने जो अपना पहला जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, वो सेलिब्रेट किया 23 मार्च 1956। अब बता देता हूँ, रिपब्लिक डे तब सेलिब्रेट करते हैं जब अपने आप को हम रिपब्लिक घोषित करते हैं। इन्होंने अपने आप को कैसा रिपब्लिक घोषित किया? इन्होंने अपने आप को बोला भाई हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। इस्लामिक रिपब्लिक है, इसका मतलब भाई इस्लामाइजेशन तुम शुरू करोगे अभी, ये सोचिए ज़रा, क्योंकि अब यहाँ पे आगे चीज़ें और समझेंगे हम यहाँ। तो अपने आप को इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया है, ठीक है। हमारे अब कंट्री को देखोगे, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं, हम हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, इस अंतर है हमारे। इन्होंने धर्म को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी है, इस्लामिक रिपब्लिक। और इन्होंने बोला है कि ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हम क्या करेंगे? पेरिटी। अभी जो आपने एक वर्ड्स देखा था ना अभी यहाँ पे, 1 यूनिट प्लान, जिसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान एक अलग
यूनिट है और वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट है, एक अलग यूनिट है, दोनों यूनिट को हम इक्वल मानते हैं, ऐसा इनका मानना है। यह प्रोविंसेस का कंसेप्ट इन्होंने खत्म कर दिया है, उसके अंदर कोई प्रोविंस जो भी है, लेकिन प्रोविंसेस वो लोग नहीं मान रहे हैं अभी, सिर्फ एज ए यूनिट मान रहे हैं। तो दैट्स टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू यूनिट्स और टू टेरिटरीज, ऐसा बोल सकते हैं अब अभी। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए क्या थे भाई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन्होंने अपने आप को नाम दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, सिंगल हाउस रहेगा भाई, दोनों जगह से 150 सीट्स, क्या बताया मैंने, पेरिटी की बात हो रही है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से भी इक्वल और वेस्ट पाकिस्तान से भी इन्होंने इक्वल रखे, 150 सीट रखा है। प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मुस्लिम बनेगा, ऑफकोर्स सी बात है, इस्लामिक रिपब्लिक है तो नॉमिनल हेड होगा, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। इस्लामिक लॉ को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, कुरान और जो सुन्ना लॉ है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। वो तो हम जानते ही हैं कि ऐसी कंट्री में जुडिशरी कितना इंडिपेंडेंट रह जाता पाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये चीज़ें इनके एक फीचर्स थे, लेकिन सबसे बड़ा फीचर ये था उर्दू, बंगाली और इंग्लिश, इन्होंने तीनों लैंग्वेज को भाई इंपॉर्टेंस दी और नेशनल लैंग्वेज घोषित की। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने उर्दू को प्रमोट किया। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस हैं, एज अ 22 हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 में आती हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि हिंदी को प्रमोशन मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले रविचंद्र अनुशी ने बोल दिया था कि हिंदी इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इट इज़ वन ऑफ द दिस ऑफिशियल लैंग्वेज, और इट इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उस पर भी डिबेट चालू हो गई, क्यों भाई बाकी लैंग्वेज को क्यों ना इंपॉर्टेंस मिले, सही बात है। तो उसी तरह से इन्होंने उर्दू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और उर्दू को इन्होंने बंगाली के ऊपर थोपा भी है आगे, वो भी समझेंगे। तो ये तो चलो पहली, अभी देखो अभी तक सीरीज में क्या समझ में आया अपने को कि 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन 1956 में आके इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। लेकिन अभी तक इलेक्शन हुआ क्या, पहला जनरलाइज इलेक्शन अभी तक पूरी कंट्री में नहीं हुआ है। 9 साल बीत गए हैं आज़ादी के, और हमारी कंट्री को अगर आप कंपेयर करके देखो इसके साथ, तो हमने अपना 5 ईयर प्लान पहला वाला ख़त्म कर दिया होगा। हमारा इलेक्शन, पहला जनरल इलेक्शन खत्म हो चुका है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम एक तरह से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा अलग कंसेप्ट चल रहा है, वी आर एट द प्रोग्रेसिंग स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे लोग अभी भी इसी में लड़े हुए हैं कि कंट्री के साथ अंदर करना कैसे, कंट्री की पॉलिटिक्स कैसे वर्क करेगी। सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ चुका, 1956 में आ चुका, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही नहीं होगा, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट साहब है सिकंदर मिर्ज़ा साहब, इन्होंने कू कर दिया, बोला कि भाई हम मार्शल लॉ ला रहे हैं। 1956 में क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन लगा। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, 1958 में मार्शल लॉ। क्यों लगा मार्शल लॉ, बताता हूँ यहाँ पे देखिए। इन्होंने प्रेसिडेंट को क्या पावर दी है, प्रेसिडेंट की पोस्ट सेरेमोनियल है, बट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग क्राइसिस। और पाकिस्तान में क्राइसिस लाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिया, कूप ला दिया, यहाँ पे कू ला दिया। और उस टाइम के जो मिलिट्री जनरल थे उनका नाम था जनरल आयूब खान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही बिकम द हेड। जब मार्शल लॉ आएगा तो मिलिट्री आएगी, तो मिलिट्री के हेड तो यही है, ही बिकम द हेड। और कुछ दिन बाद इन्होंने सिकंदर मिर्जा को हटाया एंड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशन एरा की कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे चालू होती है डिक्टेटरशिप, और जिसको बोलते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ये है यहाँ की कहानी। अब समझते हैं भाई कि आयूब खान के अंदर पाकिस्तान ने कैसे आगे बढ़ा। अब देखिए अभी तक डेमोक्रेसी आई क्या यहाँ पे, अभी तक डेमोक्रेसी का कोई कंसेप्ट नहीं है, अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई है। अब आ चुके हम 1958 में। कोशिश की गई है, आई एम सेइंग कोशिश की गई है, लेकिन कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई है। अब आयूब खान साहब आएंगे। आयूब खान साहब देखो, मार्शल लॉ है, डेफिनेटली मिलिट्री का रूल चल रहा है, ही बिकम द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कोशिश तो की रिफॉर्म लाने की, लेकिन आखिरकार मिलिट्री रिजीम है, अपने उनके तरीके अलग होते हैं। ही ब्रॉट द लैंड रिफॉर्म। क्यों बोल रहा हूँ लैंड रिफॉर्म, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट या जो भी बड़े बड़े जो नेता या बड़ी बड़ी फैमिलीज जो हैं वो कौन से एरिया से आ रही हैं, पंजाब से, सिंध से, ठीक है। तो ही ट्राइड की लैंड रिफॉर्म, मतलब कुछ ज़मीनें इनके यहाँ, क्योंकि देखो जमींदार से यहीं पे रह रहे हैं मेनली, पहले भी सिस्टम यही था, यहाँ पे जमींदारी प्रथा चल रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और अच्छे बड़े बड़े जमींदार इसी एरिया में रहते थे। तो सोचा उन्होंने कि कुछ ज़मीनें उनसे लेके और ना लोगों तक बांटी जाए। जैसे हमारे पे भूदान मूवमेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में
तो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ 100-150 फैमिली थी जिनके अंदर इतने सारे ज़मीन इकट्ठा थे, वही अपने तरीके से तौर तरीके से चला रहे थे सब काम। ठीक है, इन्होंने शरिया लॉ को इंपॉर्टेंस दिया, इन्होंने इस्लामाइजेशन किया, क्योंकि इन्होंने उलेमास को और ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को ईस्ट पाकिस्तान भेजा ये प्रमोट करने के लिए, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। वैसा नहीं, वहाँ के लोग भी इस्लाम को मानते हैं, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के थे वो भी, लेकिन वही बोला ना कि इथनिसिटी अलग है, इथनिसिटी अलग है। जो वेस्ट पाकिस्तान में जो इस्लाम वाले लोग हैं वो हैं पठान वाले, ठीक है, और यहाँ वाले लोग हैं बंगाली हैं, अपने आप को मानते हैं, तो दोनों का अपना तरीका अलग है। तो जो पठान वाला जो इस्लामिक कल्चर है वो प्रमोट करना चाहते हो बंगाल में, तो ये इनके तरीके हैं। इन्होंने सोचा कि ईस्ट पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान मतलब किस तरह की कंट्री है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका जो पंजाब वाला रीजन है, सिंध वाला रीजन है, भाई उनके पंजाब वाले रीजन से भगत सिंह आते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ। उनके पंजाब वाले रीजन से लाला लाजपत राय आते हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनकी जयंती हम मनाते हैं। ठीक है, लैलापुर एक जगह है उनके पंजाब में आज के टाइम पे, वहाँ पे 1928 में सेशंस हुए थे, कीर्ति किसान सभा वहाँ पे बनी थी। तो कहने का मतलब है कि रंजीत सिंह उधर थे। बताइए, मैं कितने एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको गिना सकता हूँ मैं। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे अपना जो अनुशीलन समिति एक्टिव थी, हम उसको कितना अपनी इसके हिसाब से पढ़ते हैं, अपने इंडियन हिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये सब चीज़ें हर एक अपने पार्ट को ना, जो हमारा यूनाइटेड इंडिया का पार्ट था, उन हर एक पार्ट को हमने चेरिश किया है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको तो पता ही है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन जब मैं उनके पार्ट की बात करता हूँ ना, तो अपने आप को इंडिया, वो उनको कायदे से हिस्ट्री हमारी सेम ही है। हमारी हिस्ट्री कहाँ अलग है? जोग्राफिकल फीचर अलग हो सकते हैं, मानता हूँ मैं, हिस्ट्री कहाँ अलग हो सकती है हमारी? You should also celebrate the Gandhi way, the way we are also celebrating. Simple as that. जैसे हम जिन्ना को कहीं कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जिन्ना को हम ये बोलते हैं कि जिन्ना को हम 1916 में हम ये बोलते हैं कि जिन्ना वॉज द वन जिसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी। हम वहाँ पे बोलते हैं जिन्ना के बारे में, हम भले बाद में जिन्ना को क्रिटिसाइज करें। तो तुम क्या गांधी को भी तो तुम सपोर्ट कर सकते हो ना? शौकत अली और उनके साथ जो ये वाला लाएगा खिलाफत मूवमेंट में, गांधी वॉज द वन। लेकिन वो उनका ऐसा है कि इंडिया मतलब बिल्कुल हमारे जर से क्या है, दुश्मन है हमारा। ये वहाँ का कल्चर है। वही आपको बताया ना, मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसको सबसे बड़ी टेंशन इंडिया से थी। बोला अरे काय की टेंशन। ठीक है, लेट इट बी, मैं भावनाओं में बह गया थोड़ा सा यहाँ पे। बट पॉइंट इज दैट कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री को बोला कि इन्होंने बोला कि हम रीराइट करेंगे, एक तरह से इस्लाम के पर्सपेक्टिव से लिखा जाएगा, इस तरह एक तरह से जो इस्लामिक कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा, थोड़ा बहुत हेर फेर किया जाएगा हिस्ट्री में। इन्होंने, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और उन्होंने एक बेसिक डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट लाया था 1962 में। बेसिक डेमोक्रेसी क्या है? हर एक प्रोविंस से एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और जो हेड रहेगा वो मिलिट्री जनरल ही रहेगा। कायदे से सिंपल सी बात है, ब्रिटिश टाइप की गवर्नमेंट रहेगी इनकी, और जो ये बोलेंगे उनको मान्यता प्राप्त होगी बस। और कहा जाएगा कि डेमोक्रेसी एक तरीके से, लेकिन किसी काम की चली नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आया जब 1965 में पाकिस्तान आर्मी हार गई। ये लोग पूरी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करते रहे, लेकिन ये 1965 में जब हारे तो लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था मिलिट्री के अगेंस्ट, क्योंकि करप्शन बड़े लेवल पे हो रहा है लोगों के साथ। इनका बताता हूँ आपको, एक और चीज़ बताता हूँ मैं। 1965 से लेके 1970 तक इन्होंने थर्ड 5 ईयर प्लान इनकी कंट्री में लाया था। थर्ड 5 ईयर प्लान लाया था इन्होंने। जैसे हमारे यहाँ पे प्लान आते थे ना, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान 5-5 साल के लिए आते थे, वैसे इनकी कंट्री में भी वही प्लान का सिस्टम था। इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम कॉपी पेस्ट ही किया है, हमारे जैसा ही किया है। तो 5 ईयर प्लान इन्होंने लाया, लेकिन इस 5 ईयर प्लान में ऐसा सोचा गया था कि भाई प्रोग्रेस होगी। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पे लाया गया, इनके यहाँ पे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। लेकिन जैसे आपको क्या बताया मैंने, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा लोगों तक पहुँचना चाहिए ना। यहाँ के जमींदार बड़े बड़े, करेक्ट, पंजाब और सिंध वाले जमींदार इतने बड़े बड़े हैं, बलूचिस्तान में तो कुछ कर नहीं रहे हैं प्रोग्रेस।
आज तक इन्होंने प्रोग्रेस नहीं की। खैबर खैबर पख्तूनवा इनका फ्रंटियर स्टेट है, उसमें इन्होंने आज तक कुछ प्रोग्रेस नहीं की। इनके पास गिन के पाकिस्तान के नाम पे सिंध और पंजाब ही तो है, करेक्ट। बाकी जगह पे तो इन्होंने प्रोग्रेस के नाम पे जीरो किया है कुछ काम। ईस्ट पाकिस्तान में तो लोग कुछ कर नहीं रहे थे, वो इतना दूर था। तो पाकिस्तान के नाम पे इनके पास सिर्फ पंजाब और सिंध है। अब उसके अंदर ही जो जमींदार है उनके पास दुनिया भर का ज़मीन है, वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन ला के तुम किसका फ़ायदा कर रहे हो? और कर ला भी रहे हो तो फ़ायदा सिर्फ लिमिटेड लोगों का हो रहा है। तो जैसा हमारे यहाँ पे जैसे देखो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन जगह पे थोड़ा कुछ प्रोग्रेस हुआ, सरप्लस ग्रेन्स उगने चालू हो गई, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रोग्रेस के नाम पे मिलिट्री गवर्नमेंट के टाइम पे बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पे। साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पे जीरो हो रहा है वहाँ पे। करप्शन दबा के हो रहा है, प्रोग्रेस नाम पे कुछ भी नहीं है। तो लोगों के अंदर गुस्सा तो रहेगा। और तुम दिन भर कश्मीर कश्मीर करोगे तो कैसे चलेगा भाई? और तुम इंडिया से कश्मीर कश्मीर बोल के साला जीत भी नहीं रहे हो, तुम हार जा रहे हो, तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। पाकिस्तान इंडियन आर्मी लाहौर तक आके बैठ रही है। वो तो ताशकंद समझौते में ऐसा हुआ कि भाई हम लोग, हमारी लीडरशिप थोड़ी वीक पड़ गई, जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन हम तो लाहौर तक चले जा रहे हैं। समझ रहे हो तुम बात? तो कहने का बात यह है कि किसी भी तरीके से मिलिट्री रिजीम वहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो आखिरकार लोग तो भड़केंगे ही। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस लेवल पे मास प्रोटेस्ट हुआ कि 1969 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन देखो, रिजाइन करने से कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। एक एक मिलिट्री डिक्टेटर से दूसरा डिक्टेटर आ गया। एक तरह से मिलिट्री के अंदर ही चेंजेस हुए, हायरार्की चेंज हो गई, एक तरह से एक हटा दूसरा आया, और कुछ भी नहीं हुआ। तो अगले आए जनरल याया खान। ये वही जनरल साहब हैं जिनको आपने मानिक शॉ की मूवी में देखा होगा। जनरल मानिक शॉ की जो मूवी थी ना, श्याम मानिक शॉ, उनकी मूवी में देखा होगा, वही आया खान है वो। ओके, अब यहाँ पे बात करते इन्होंने क्या किया, थोड़े से देखते भाई इनको। वैसे सही बताऊं, ही इज कॉल्ड एज अ बुचर ऑफ बांग्लादेश। जब इनके आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जो 1 यूनिट प्लान चल रहा था ना, 1 यूनिट प्लान आपने देखा होगा कि पूरी तरह से वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट माना जाएगा और ईस्ट पाकिस्तान को यूनिट माना जाएगा। उसको उन्होंने 1969 में बोला कि इसको हटाओ, ये प्रोग्राम अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पे प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, जो प्रोविंसेस हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब उस हिसाब से काम चलेगा। पहले चलो ये तो ठीक हो गया भाई। अब इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने बोला कि मैं अब आया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि, उन्होंने बहुत सारे वैसे सिविल सर्वेंट्स जो भी थे, ये जो इनके इससे पहले जो थे, उनके टाइम के जितने भी करप्ट थे उनको रिमूव भी किया वैसे तो। लेकिन आखिरकार मोटिव तो चेंज हुआ नहीं इनका। कहीं ना कहीं कश्मीर तो इनके दिमाग में चल ही रहा है, सबके दिमाग में। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि मैं जनरल इलेक्शन कराऊंगा, जो कि अपने आप में वन ऑफ द रेडिकल स्टेप है। वही यहाँ पे लिखा है मैंने, 23 साल बाद पहला इनका जनरल इलेक्शन हो रहा है। अभी तक इनकी कंट्री में एक जनरल इलेक्शन नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए 1947 में आज़ाद हुए, 1970 में दे आर कंडक्टिंग द पहला जनरल इलेक्शन। और यही पहला जनरल इलेक्शन इनकी कंट्री को तोड़ेगा। अब बताता हूँ कैसे। चलो, जनरल इलेक्शन हुआ, अब कितनी सीट्स पे हुआ वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में भी हुआ और साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तान में भी हुआ। चलो उसकी डिटेल देखते हैं। अब 300 सीट्स थी भाई लोग, 300 सीट्स थी यहाँ पे। 162 सीट्स इनकी थी ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बराबर। और 138 सीट्स किस कहाँ पे थी, वेस्ट पाकिस्तान में, मतलब जो अभी का पाकिस्तान है वहाँ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ने इलेक्शन कराया गया। और अभी आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये 23 सालों के अंदर बांग्लादेश जो कि आज का है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसके ऊपर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उसका मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उसका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था। उनका पूरा ध्यान अपने एरिया पे ही था, जो उनके पास थे, जो थोड़े बहुत उनके पास थे, उनका कंट्रोल उनके ऊपर था, उसी के ऊपर उनका ध्यान था। और साथ ही साथ इस एरिया को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश को, मतलब अभी ईस्ट पाकिस्तान बोलिए, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं था, वहाँ के लोगों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, वहाँ के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते थे, वहाँ के लोगों को लोग मिलिट्री में जाने नहीं दे रहे थे। मिलिट्री में जैसे ब्रिटिशर्स कैसे थे कि इंडियंस को मिलिट्री में ऊपर की रैंक नहीं मिलेगी, वैसी वहाँ पे सिस्टम थी। वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज को दबाया जा रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। वहां पे फेमाइन जैसी सिचुएशन आ जा रही थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पाकिस्तान में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता कि ऑफकोर्स ये बात है, वहां पे से आवाज़ तो उठेगी। तो वहां पे एक बड़े इंसान की आवाज़ उठती है भाई, उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी हैं जो हमारे यहाँ पे आके बैठी हैं, शेख हसीना। हाँ बराबर, नाम सही बोला मैंने, ठीक है, भूल जाते हैं कभी कभी फ्लो में। तो यहाँ पे अवामी लीग
कंटेस्ट करती है इलेक्शन, और उसके बाद 6 पॉइंट प्रोग्राम है। ऑन द बेसिस ऑफ द 6 पॉइंट प्रोग्राम और ऑटोनॉमी की बातें करते हैं वो लोग। ऑफकोर्स ये बात है, 23 साल के बाद ऑटोनॉमी की बातें तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है ना। और वेस्ट पाकिस्तान से जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी आज भी है, जुल्फिकार अली भुट्टो की। इसको इसके जो आयुब खान था ना, उसने इसके भाई को बोला था, जुल्फिकार अली भुट्टो के भाई को बोला था कि भाई तेरा जो भाई है ना वो मैडमैन है, पागल आदमी है वो, ठीक है, उसके भरोसे मत रहे तू। बाद में अलग बात है कि आयुब खान चले गए तो क्या ही बोलना अभी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने का काम किया है, खुद के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लिया है। ठीक है, पाकिस्तान को डुबोने में खुद के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लिया है, सिर्फ ब्लेम दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये कहानी है भाई, ये उस टाइम का मैप है। अब देखिए ये है पूरा, आपको पता ही है आज का बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, और ये उस टाइम का पाकिस्तान। ये देखो, ये जो मैप दिया ना, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा है भाई, इसको फालतू में दिखाया, सॉरी माय मिस्टेक। ये हमारा कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, सॉरी, ठीक है। अब ये है इनका ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे अवामी लीग को अच्छे से दर्ज कितनी सीट थी, 162 थी ना, 162 में से 160 सीट अवामी लीग को मिली है। और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ना, इसमें है, ये पंजाब वाला एरिया है, ये पंजाब है इनका, ये है इनका सिंध, ये रेड वाला एरिया पूरा बलूचिस्तान वाला एरिया है इनका, ठीक है, मतलब एक तरह से, वैसे तो ये भी बलूचिस्तान का ही पार्ट है। ऊपर वाला एरिया है इधर वाला, एक खैबर पख्तूनवा है, एक तरह से आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पंजाब और सिंध में, अभी थोड़ा सा मिटा दो इसको, चलिए। तो पंजाब और सिंध में किसको सबसे ज़्यादा सीट मिली है? पंजाब और सिंध में सीट मिली है पीपीपी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और यहाँ पे मिली अवामी लीग को। टोटल 300 में से भाई लोग 162 दिया था इन्होंने, यहाँ पे इस एरिया में दिया था, लेकिन 162 में से 60 सीट अवामी लीग को जीत मिली है। और 300 में से 160 अगर है तो ऑफकोर्स सरकार बनाएंगे ना वो लोग। सोच के देखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो यही कहती है कि सरकार बनेगी। भाई पूरा इधर का जो जनता है ना, जनता क्या इधर की जो पार्टी है ना, हिल गई, याया खान हिल गया भाई, और साथ ही साथ अपने ये जो नाम जुल्फिकार अली भुट्टो, हिल गए लोग कि भाई ये तो एक ऐसे गवर्नमेंट बनाएगा यहाँ पे, इनको तो प्लान ही नहीं था ऐसा, इन्होंने तो सिर्फ नाम के लिए करवाया था। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि साथ ही साथ अब जो ये इनकी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। करेक्ट, याया खान बोलेंगे मैं मानता ही नहीं हूँ इलेक्शन को, क्योंकि वो बंगालीज को नहीं चाहते कि आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि बंगाली आके यहाँ पे सरकार बनाए। कायदे से तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपके पास 50% + 1 सीट है आप सरकार बनाओगे, तो कहने का मतलब अवामी लीग अब सरकार बनानी चाहिए, लेकिन अवामी लीग को अलाउ नहीं कर रहे लोग। तब यहाँ पे आप देखते हैं कि, और उसी टाइम पे प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुए जहाँ पे अवामी लीग ने अगेन ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश से, वहाँ पे डोमिनेट किया, और सिंध और पंजाब में पीपीपी रही, मतलब पीपल्स पब्लिक पाकिस्तान पीपल पार्टी, और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियाँ थी वो NWF और यहाँ पे बलूचिस्तान में रही। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए समझना ज़रूरी है कि इन्होंने, जो याया खान थे और जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने भाई अवामी लीग को पूरी तरह से सरकार बनाने नहीं दी, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बोले कि हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं हैं, सीधा पलट गए वो लोग। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये इनके 6 पॉइंट प्रोग्राम थे जो इन्होंने बोले थे, ये बता देता हूँ आपको कि ये भी उन्होंने बोला भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन तो हुए, क्या इलेक्शन के रिजल्ट माने गए? नहीं माने गए। इन्होंने बोला फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर, ये तो ऑटोनॉमी की बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने इलेक्शन ऑटोनॉमी पे ही लड़ा था, ये चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट हो जिसके अंदर मतलब केंद्र पे एक सरकार हो और राज्य पे भी अपनी अपनी सरकारें बनी रहें, और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी किसके पास रहे? डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रहे राज्य सरकार के पास, स्पेशली यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है, सॉरी माय मिस्टेक, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, बाकी पूरा इंटरनल कंट्रोल किसके पास हो? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, जो कि चाहते थे कि हमारे पास रहे। यहाँ तक कि इन्होंने बोला कि भाई हमारी सेपरेट करेंसी होनी चाहिए, हमारी अलग से फाइनेंशियल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सिंगल फाइनेंशियल पॉलिसी होगी तो ऐसा हो सकता है कि भाई बांग्लादेश को, मतलब अभी के करंट बांग्लादेश का एग्जांपल लेके बोलता हूँ मैं, ईस्ट पाकिस्तान को तुम इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो बेटर है कि हमारी खुद की अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी होगी, हमारे खुद के अपने ट्रेड रिलेशंस होंगे कंट्रीज के साथ, इस लेवल की हमें ऑटोनॉमी चाहिए। सिर्फ तुम डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी हमारा देखो, बाकी ट्रेड का मैटर हम देखेंगे,
और इलेक्शन होगा टाइमली, ये इनकी डिमांड थी। प्रोविंस अपने लोगों को टैक्स कर सकता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, अभी जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपको टैक्स लगता है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को अपना टैक्स, जैसे पेट्रोल के ऊपर होता है, पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है। अब जीएसटी में भी देखते होगे ना आप लोग, तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना शेयर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना शेयर होता है। तो वही इन्होंने बोला है कि प्रोविंसेस को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो टैक्स लगा सके। प्रोविंसेस अपना ट्रेड रिलेशन सेटअप कर सकती हैं किसी भी कंट्री के साथ, और हमारी खुद की अपनी आर्मी और ट्रूप्स होनी चाहिए। क्यों भाई ऐसा होना चाहिए? बिकॉज तुम जो सेंट्रल आर्मी है उसके अंदर हमें बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हो आगे बढ़ने का। तो ये इनका अपना प्रपोजल था, लेकिन ये प्रपोजल आपको लगता है कि याया खान मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा भाई। ये इनकी बात मानी ही नहीं कि किसी तरीके से। इनके जो 6 पॉइंट प्रोग्राम थे, 6 पॉइंट प्लान थे इनके, अवामी लीग ने जो प्रेजेंट किए थे, या अपने रहमान साहब जो थे। चलिए अब बात करते हैं क्या हुआ। दैट लेड टू द अनरेस्ट इन द ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल, क्योंकि लोग अनरेस्ट करेंगे ना भाई। लोगों ने बोला भाई हमारे बंदे की 160 सीट है और तुमको सरकार बनाने नहीं दे रहे हो, तो दैट लेड टू द अनरेस्ट, दैट लेड टू द सिविल वॉर एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो समझ में आई बात कि इसके बाद आपको पता होगा मुक्ति वाहिनी को हमने कैसे ट्रेन किया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं एक, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है भाई कि जब आप कल्चरली या किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, इसकी वजह से आपकी कंट्री डूबती ही डूबती है। एक और एग्जांपल आपको श्रीलंका का भी लाऊंगा। श्रीलंका में भी तमिलियंस को कैसे दबाया गया और कंट्री में सिविल वॉर चला, जो कि इतना लंबा चला कि 2010 में ख़त्म हुआ। कंट्री बर्बाद हो गई, कंट्री के कितने हिस्से बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हर एक लैंग्वेज को, हर एक क्या बोलते हैं, कल्चर को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में एक्चुअली वही है कि वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग, अदरवाइज हमारी कंट्री के तो बहुत हिस्से बनेंगे भाई लोग। चलो वही है कि अभी देखो इसका सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, लेकिन इससे समझ में आता है कि कंट्री में 23 साल बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद एक नई कंट्री बन जाती है, विच मीन्स दैट उस कंट्री में इलेक्शन कराने से लोग डरेंगे ना। वही तो हो रहा है। आज तक आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, आज तक उस कंट्री में, मतलब पाकिस्तान के अंदर, आज तक एक भी डेमोक्रेटिक सरकार ने 5 साल पूरा नहीं किया है। जब 2017-18 में अपने ये आए थे, इमरान खान आए थे, दैट टाइम ऐसा लगा था कि कंप्लीट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे भी मेरी एक शर्त लगी थी एक दोस्त के साथ, मैंने बोला था नहीं करेंगे, और 4.5 साल के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उस दोस्त ने मेरे पैसे नहीं दिए उसके, बट छोड़ो जाने दो। बट विच मीन्स दैट कि आज तक 5 साल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो वही बात है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड डेमोक्रेसी। आगे और डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने 1971 तक की कहानी पढ़ी है। 1971 में आपको मैं बांग्लादेश वॉर अभी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में कि आगे कैसे, मतलब बांग्लादेश वॉर के बाद तो एक कंट्री बन गई, उसके बाद बाकी के पाकिस्तान में क्या हुआ अभी भी। उसके बाद भाई जिया उल हक आएंगे, उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ आएंगे। अभी तो हमने 2 मिलिट्री जनरल्स के बारे में बात की है, पहले अपने अयूब खान और दूसरे याया खान। तो दैट अभी तीसरे चौथे के बारे में पढ़ना बाकी है। तो ये हमें देखने को मिलता है अभी तक की कहानी इतनी है हमारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्पेशली हम बांग्लादेश वॉर के बारे में देखेंगे, बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ है, क्या कंडीशंस थी और भी बांग्लादेश के एक्सपेक्ट से थोड़ा देखेंगे। अभी उसमें पाकिस्तान ने किस लेवल पे इग्नोरेंस किया है, पाकिस्तान ने किस लेवल पे उनकी बातों को दबाया है, वो देखेंगे। एंड देन वी विल फर्दर अगेन मेक द थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर आगे की स्टोरी देखेंगे और प्रेजेंट तक आएंगे कि हाउ पाकिस्तान इज अ कम्प्लीटली अ फेल्ड डेमोक्रेसी, पूरा समझेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।